राधे राधे प्यारे साथियों, सब आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए वो है 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर लगा था उसमें पूछे गए साइंस के क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन इन सबको देखने वाले हैं, तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहें और आप कमेंट करके बताएंगे कि सेशन कैसा रहा। अगर अच्छा है तो हम ऐसे ही पूरे जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं कंप्लीट आपको करवा देंगे। इसके साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सिलेबस में देखो आपसे पूछा क्या जाता है, तो इसमें जो पूछा जाता है आपसे वो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। इसके अलावा आपसे 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे 20 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन आपसे साइंस के पूछे जाते हैं। तो उन साइंस के जो क्वेश्चनों में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर लगा था उसी को अपन जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को एक एक करके देखते हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स है। प्यारे दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन बेकिंग सोडा, दूसरा है आपका धावन सोडा, तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कि आपका जो बेकिंग सोडा है ये क्या होता है, धावन सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो पहला है बेकिंग सोडा। पहले तो इसका रासायनिक सूत्र देख लो। बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है एन, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडे का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है NaCO3। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको अपन कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले प्यारे दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैसे बनता है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है उसकी भी बात कर लें। तो प्यारे दोस्तों, जो जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है, आपके जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, साथ में इसके 2SO4, साथ में 2H2O, 2 अणु जल के होते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर करते हैं आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर इसको गर्म करते हैं 393 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 393 डिग्री केल्विन पर इसको गर्म किया जाता है। अगर सेल्सियस में बात करें तो लगभग 120 डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है। जब इसको गर्म करते हैं तो इसका जो जल का अणु है वो क्या होता है, वो इसका चला जाता है, या फिर मैं बोलूँ कि खो देता है अपने जल के अणु को, और इसके पास में जल का अणु कितना बचता है, आधा बचता है। जब इसके पास जल का अणु आधा बचेगा तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, मतलब आधा जल का अणु बचता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो नेक्स्ट, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो याद रखना, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वही अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और छोटा। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। याद रखना, आभासी को अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम सफेद फोटोग्राफी में जिसका उपयोग किया जाता है वो है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड,
सिल्वर क्रोमाइड। और देखो यहीं पे नहीं, लास्ट जो ऑप्शन है उसमें दोनों दे रखा है, तो आपका दोनों इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिल्वर क्लोराइड को लिखते हैं AgCl और सिल्वर ब्रोमाइड को लिखते हैं AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही हैं। 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो पहला है, पहले आपको धारावाही एक बना के दिखा देते हैं। धारावाही कैसे बनती है, ऐसे एक कुंडली होती है जिसमें इधर से धारा प्रवाहित हो रही है और इधर से इधर तक होती है। देखो यहाँ पर धारा बाहर की साइड आ रही है और इधर अंदर की साइड जा रही है, बाहर अंदर बाहर अंदर। ये जब इसमें मर्द लोहे की वो लगा देते हैं, रोड लगा देते हैं, तो किसकी तरह काम करता है, चुंबक की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन देखो, मर्द लोहे के टुकड़े को चुंबकीय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है, बिल्कुल सही है, चुंबक की भांति कार्य करता है। तीसरा है क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित होती है, बिल्कुल गलत। इसकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो सकेंद्रित नहीं होती। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स का पूर्ण नाम क्या है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्यारे दोस्तों याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो या इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित, इम्यून का मतलब होता है आपका इम्यून सिस्टम जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, तो सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह। तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व है और अंतिम तत्व ज्ञात तत्व है। याद रखना प्यारे दोस्तों, जो न्यूलैंड के अष्टक नियम था उसका पहला तत्व क्या था, हाइड्रोजन, और उसका अंतिम तत्व क्या था, थोरियम। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन और थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो याद रखना, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में जो जीव सहायक होते हैं वो जीवाणु और क्या है, कवक है, जीवाणु और कवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 3 कथन दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहले गोलीय दर्पण की बात कर ले कि गोलीय दर्पण पे क्या क्या होता है। गोलीय दर्पण पे ये इसको अपन बोलते हैं P, जिसको अपन केंद्र बोलते हैं। ये पॉइंट होता है जिसको अपन F बोलते हैं। F मतलब फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस त्रिज्या, जिसको अपन R से दिखाते हैं। और इसका 2R फोकस, या फिर मैं बोलूँ 2R क्या होता है, तो वो होता है आपका वक्रता केंद्र, जिसे अपन C से लिखते हैं, या तो अपन बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या का डबल क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अब आपसे पूछे गए हैं ऑप्शन पे देखते हैं। पहला है यह दर्पण पर अभिलंब होता है, बिल्कुल दर्पण पर अभिलंब होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। आपतन बिंदु कहीं से भी आ सकती है, मुख्य अक्ष पर जरूरी नहीं है मुख्य अक्ष पर ही स्थित हो, कहीं भी हो सकती है, तो ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, बिल्कुल सही है, जो मुख्य फोकस है वो किस पर है, मुख्य अक्ष पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कशेरुकी, जो कशेरुकिया होता है, कशेरुकी होते हैं, उनका जो यकृत होता है, तो यकृत कोशिका में SER क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना। SER को अपन बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःपर्दलीय जालिका, शॉर्ट में इसको लिखते हैं ER से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है SER और एक होती है RER। SER को अपन बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RES होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, और
ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण करती है? प्रोटीन का संश्लेषण। तो आपकी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका संश्लेषण करती है? RER। वो किसका संश्लेषण करती है? प्रोटीन का। और जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण करती है? लिपिड का। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यकृत कोशिकाओं में SER का कार्य क्या है? सीधा सीधा देखें तो इसका जो कार्य होता है वो होता है औषधि और विषों का निराविषीकरण करना। मतलब जो औषधियाँ आप खाते हो उसको जो विष होता है उसको क्या करती है? निराविषीकरण, मतलब उसको विष रहित करती है ये। तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप आंसर क्या लगाते हैं? लिपिड का संश्लेषण। और अगर आपसे RER पूछा जाए तो प्रोटीन का संश्लेषण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? प्यारे दोस्तों, उसमें जो प्रवाहित धारा है उसकी दिशा को कौन बदलता है? तो याद रखना, इस डायग्राम को मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा बड़ा करके। देखो, इसमें दो चुंबक की ध्रुवें लगी है, ये इसका आर्मेचर होता है, ये इसका आर्मेचर होता है, ये वाला, ये आर्मेचर लगा है। और यहाँ पर ये देखो, ये ब्रश लगी है इसकी, ये क्या है? इसकी ब्रश लगी है। और इसी के साथ में ब्रश में ये स्प्लिट रिंग है, ये जो गोल गोल दिखाई दे रही है ये स्प्लिट रिंग है। और याद रखना, ये जो स्प्लिट रिंग है यही धारा की दिशा को क्या करता है? प्रवाह को बदलता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जिसे अपन बोल सकते हैं विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला बनाया जाता है। याद रखना, अत्यंत पतला और लंबा किस लिए बनाते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च प्रतिरोध। चलो और क्वेश्चन बात कर लेते हैं। जो बल्ब का फिलामेंट है, बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन। चलो, टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु होता है वो क्या होता है? वो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। 3400 डिग्री सेल्सियस मतलब कि बहुत उच्च होता है। उच्च गलनांक अपन बोल सकते हैं किसका होता है? फिलामेंट का होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक खालिस्तान और नाभिक आवेश खालिस्तान, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या। याद रखना प्यारे दोस्तों, जो लिथियम और फ्लोरीन है यहाँ तक परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। कारण क्या है घटने का? क्योंकि इसमें जो आवेश हैं वो बढ़ जाते हैं, आवेश इसमें बढ़ता है, परमाणु क्रमांक भी इसका बढ़ जाता है, परमाणु क्रमांक भी इसका बढ़ जाता है, आवेश भी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से इसका जो नाभिक होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल बढ़ जाता है। आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, आवेश भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल भी क्या होता है? बढ़ता है। और जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? घटती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो उसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर बोले प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकीर्णन का सीधा सा अर्थ है बिखराव। प्रकीर्णन का सीधा सा अर्थ क्या है? फैलाव बोल सकते हैं, बिखराव बोल सकते हैं। आपको सुबह और शाम जो सूर्य का रंग है वो कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? प्रकीर्णन। उसका कारण क्या है? प्रकीर्णन है। प्रकाश का अपवर्तन भी समझ लो दोस्तों। अपवर्तन क्या होता है कि आपको रात में जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, किसके कारण से? अपवर्तन के कारण से। आपको जो आपके बाल्टी में सिक्का उठाई, पानी से भरी हुई बाल्टी में सिक्का डालते हैं, वो उठा हुआ दिखाई देता है, तली उठी हुई दिखाई देती है, किसके कारण से? अपवर्तन के कारण से। आपका जो छड़ी है उसमें पानी की बाल्टी में डालते हैं, वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, किसके कारण से? अपवर्तन के कारण से। वर्ण विक्षेपण क्या होता है?
प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश डलता है तो वो 7 रंगों में विभक्त होता है, टूटता है, वही क्या है, वर्ण विक्षेपण है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसी चिकनी सतह से प्रकाश जाकर टकराता है और वापस लौट जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट संरचना दे रखी है और इस अनुप्रस्थ काट संरचना को आपसे ए बी ऐसा डिनोट करके इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्या है, तो देखो ए जो है, ये जो ए पॉइंट है ये है इसका ऊपरी अधिचर्म बोल सकते हैं, ऊपरी सतह बोल सकते हैं। ये निचला भाग है इसका बी पॉइंट कौन सा हो गया, निचला अधिचर्म बोल सकते हैं, निचला भाग बोल सकते हैं। देखो इसमें सी जो है, सी इसको अपन रक्षक कोशिका भी बोल सकते हैं और इसी सी को क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिकाएं बोलते हैं। डी इसमें जो है ये वायवीय अवकाश या फिर वायवीय खालिस्तान बोल सकते हैं। तो ई है, इसको ई पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट इसकी संरचना भी दे रखी है, उसी से समझते हैं। देखो ये जो संरचना है इसको ध्यान से देखना और इसे समझने की कोशिश करना। देखो इसमें दिया गया है, ये जो संरचना है ऊपर वाली, इसको बोलते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा या फिर ऊपरी इसको अपन अधिचर्म भी बोल सकते हैं। ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसको अपन निचला बाह्य त्वचा भी बोल सकते हैं। इसको अपन द्वार कोशिका भी बोलते हैं और इसी को अपन रक्षक कोशिका भी बोलते हैं। रक्षक कोशिका बोल दो, द्वार कोशिका बोल दो। और ये है वायु कोश है, यानी कि जो अवकाश बोल सकते हैं, खालिस्तान बोल सकते हैं वायु का। और ये जो है ये है हरित लवक, जिसे अपन क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसके आंसर आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखो प्यारे दोस्तों, पाइरुवेट के CO2H2O, ऑप्शन नंबर 1 पाइरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा रूपांतरण में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलो इन बातों को समझते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, ग्लूकोज होता है जो कि कोशिका द्रव्य में, किसमें, कोशिका द्रव्य में, ये कोशिका होती है, कोशिका में द्रव्य भरा होता है, उसमें ग्लूकोज सबसे पहले किसमें टूटता है, पाइरुवेट में टूटता है। किसमें टूटता है, पाइरुवेट में। ग्लूकोज का अगर अपन फॉर्मूले देखें तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। जब ये पाइरुवेट में टूटता है तो पाइरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। पाइरुवेट में टूट जाता है। अब पाइरुवेट के बाद में क्या होता है प्यारे दोस्तों, पाइरुवेट के बाद में देखना, पाइरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा। जब अपन यीस्ट की बात करें, यीस्ट यानी कि खमीर जो होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता, तब ये इथेनॉल में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, साथ में 2 अणु किसके बनाता है, ऊर्जा के बनाता है, ATP। जब ऑक्सीजन का अभाव, मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं है, हमारी पेशियाँ जो होती है, जब अपन हार्ड वर्क करते हैं, कठिन कार्य करते हैं, तो उसमें थकावट होती है, जिसके कारण से क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है, साथ में ऊर्जा बनती है। ये हमारी पेशियों में होता है। साथ में अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, जल में टूटेगा और ऊर्जा में टूटेगा। कौन, पाइरुवेट। याद रखना, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलता है तो पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ओम का नियम है। ओम का नियम जो है वो है V = क्या होता है, IR। V = IR। V यहाँ पे विभवांतर है, I यहाँ पे धारा है और R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है। तो देखो अपन अगर यहाँ से I निकालना चाहिए तो I क्या हो जाएगा, V बटे में क्या हो जाएगा, R। अगर अपन यहाँ से R निकालना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, V बटे I हो जाएगा, V बटे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो याद रखना जो ओम का नियम है वो क्या है, V = I R होता है।
यहाँ पे जो आई और आर है वो वी की डायरेक्ट क्या है, समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है उसको क्या बोलते हैं। पहले देखो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ता है या फिर वाष्प बन के निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है। पराशरण क्या होता है कि अपने पास में दो सांद्रता, अलग अलग सांद्रता वाले विलयन है, वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि कम सांद्रता वाला अधिक सांद्रता की तरफ निकलता है, तो यही क्या है, पराशरण है या फिर अधिक पराशरण विधि है। तो और भस्मीकरण क्या होता है, किसी चीज़ को जलाकर अपन साफ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भस्मीकरण बोलते हैं। और इस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यनिसंदन, जिसका मतलब क्या होता है, अत्यनिसंदन का मतलब होता है कि भूमि में पानी का प्रवेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। फ्यूज बनाने हेतु तो चयनित पदार्थ का गलनांक कुछ होता है। प्यारे दोस्तों आप ही बताओ, अगर फ्यूज तार काम किस में आता है। आप बोलोगे कि सर जब कोई फॉल्ट हो जाएगा तो फ्यूज तार गल के नीचे गिर जाएगा, जो करंट आ रही है वो उसकी सप्लाई कट हो जाएगी, उसके लिए फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। तो अगर ऐसा होगा कि उसका गलनांक अपन उच्च ले लेंगे तो पिघलेगा नहीं तो करंट सप्लाई हटेगी नहीं, तो उससे आग लगने का चांसेस हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या हो गए, सही हो गए। तो आप बताओगे कि निम्नलिखित में से जो आपका फ्यूज तार है टिन और लेड मिश्र धातु से बना होता है, ये डायरेक्ट जो विद्युत में तार है जिसमें विद्युत धारा बह रही है उसी से क्या होता है, कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरो एल्किल प्रक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं। याद रखना जो सोडियम NaCl होता है, NaCl एक विलयन होता है, एक ही अवस्था में होता है, साथ में इसमें जल होता है, H2O होता है लिक्विड अवस्था में। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या बनता है, इसमें बनता है सोडियम NaOH बन जाता है, साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और इसमें क्लोरीन निकल जाता है। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सीधे सीधे बोले तो सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना ही क्या कहलाता है, क्लोरो एल्किल कहलाता है। इसे अपन ये भी बोलते हैं, क्लोरो एल्किल को अपन क्लोरो क्षार विधि भी बोलते हैं। याद रखना क्लोरो क्षार विधि भी यही है, क्लोरो एल्किल भी यही है। इसमें क्या क्या उत्पाद बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, क्लोरीन बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन थे कि जो आपका गर्भ निरोधक होता है, गर्भ निरोधक की 4 विधियां हैं। पहला है कॉपर टी, तो सीधे सीधे मैंने इसके आंसर लिख दिए हैं। कॉपर टी जब लगाते हैं वेजाइना के अंदर तो होता क्या है, उसमें निषेचन रुक जाता है, निषेचन नहीं होता, जो मुख्य की गोलियां होती हैं यानी कि मुख्य के द्वारा जो गोलियां खाई जाती है गर्भ निरोधक के लिए, वो क्या करते हैं, रोपण रुक जाता है। यानी कि जो युग्मनज होता है, जो गर्भाशय की दीवार में उसका अंतरोपण होता है, वो क्या हो जाता है, इसमें रुक जाता है। और कंडोम क्या करता है, कंडोम से क्या होता है, शुक्राणु गर्भाशय गिरवा तक नहीं पहुंच पाते। एक होता है नलिका उच्छेदन, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। जो महिलाओं में नसबंदी होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। और वेसेक्टोमी किस में होता है, पुरुषों में नसबंदी। तो इससे क्या होता है, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचता। तो ये 4 विधियां हैं किसकी, गर्भ निरोधक की। पहला है कॉपर टी, दूसरा है मुखी गोलियां, तीसरा है कंडोम और चौथा है नलिका उच्छेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय सहायक होता है। गैसीय विनिमय का मतलब जो पौधे में देखो एक ऐसा भाग होता है जिसे अपन रंध्र बोलते हैं। ये क्या होता है, रंध्र ऐसा खुला भाग होता है, जब खुलता है तो इसमें गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। और इस रंध्र के चारों तरफ क्या पाई जाती है, रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है, जो इसको बंद और खुलने में क्या करती हैं, सहायता करती है, नियंत्रण करती हैं। कौन,
रक्षक कोशिका है। इसके साथ में देखो कोशिका झिल्ली दिया है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो आप बोलोगे फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की। केंद्रक के बारे में बात कर ले प्यारे दोस्तों, तो सर आपसे पूछा जाएगा केंद्रक की खोज किसने की? तो आप सीधे सीधे बताओगे रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी आपसे ये पूछे तो आप बताओगे 1831 में। 1831 में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुंबक क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः दिशाओं को निरूपित करती है। याद रखना प्यारे दोस्तों, जो आपका अंगूठा और तर्जनी है वो किसे दर्शाते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो याद रखना, जब लेफ्ट हैंड हो तो एफ सी होता है। एफ का मतलब होता है फोर्स, एफ का मतलब होता है फील्ड, या फिर अपन बोले कि जिसे अपन चुंबकीय फील्ड बोल सकते हैं, या फिर इसका मतलब होता है सी का मतलब होता है करंट। मतलब अंगूठा क्या दर्शा रहा है? आपका बल दर्शा रहा है, फोर्स दर्शा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र को क्या दर्शा रहा है? आपका यानी कि तर्जनी दर्शा रही है। और मध्यमा किसे दर्शा रही है? धारा को दर्शा रही है। तो आपसे पूछा भी गया, देखो ये दे भी रखा है, अंगूठा बल दर्शाता है, तर्जनी क्षेत्र दर्शाती है, मध्यमा धारा दर्शाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपसे तर्जनी और इसके बारे में पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र अंगूठे के बारे में। अगर आपसे राइट हैंड पूछ ले, राइट हैंड क्या दर्शाता है, तो याद रखना दोस्तों, राइट हैंड किसे दर्शाएगा? तो राइट हैंड जो दर्शाता है वो दर्शाता है आपका एम एफ सी, मदर फादर चाइल्ड। सूत्र है, याद कर लेना। एम का मतलब यहाँ पे होता है मोशन, मोशन का अपन हिंदी में बोलते हैं गति। ये गति की धारा, अंगूठा कैसे दर्शाता है? गति की धारा को। फिर उसके बाद में तर्जनी किसे दर्शाती है? तो वो चुंबकीय क्षेत्र को, फील्ड को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। और सी चाइल्ड, सी किसे दर्शाता है? ये करंट को दर्शाता है। सी किसे दर्शाता है? करंट को। तो गति, फील्ड और करंट, ये क्या दर्शाता है? राइट हैंड दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? आर्मेचर के भाग कौन कौन से हैं? तो याद रखना प्यारे दोस्तों, मृदु लोह कोर भी होती है, चुंबक भी होती है, कुंडली इसकी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट्स द एयर पासेस फ्रॉम कोलैप्सिंग? मतलब जो आपकी श्वसन नली है उसको पिचकने से या फिर उसे फटने से रोकने के लिए क्या होता है? तो याद रखना, इस आपकी जो श्वसन नली है जिसे अपन ट्रेकिया बोलते हैं, इस ट्रेकिया के यहाँ पर सी आकार की क्या होती है? उपास्थियाँ लगी होती हैं। क्या होती है? उपास्थियाँ, जो इसको पिचकने से और फटने से रोकती है। कभी आपने देखा होगा कि आपका श्वसन की जो दर है वो बढ़ जाती है, तो उस समय जो आपकी श्वसन नली वो फट भी सकती है। तो उसके किस कारण से नहीं फटती? क्योंकि उसके ऊपर क्या पाई जाती है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं, उपास्थियाँ पाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ ये सेशन आपको समझ आया होगा। आपके कमेंट बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्दी अपन लेके आएंगे। और आपका प्यार अगर आपको समझ आया है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।